मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आप आम लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल सेट करें और किस कैटेगरी में जो अगर वो जाना चाहते हैं तो उसको कैसे अपनी प्रोफाइल को सेट करके आप एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि CIC की जो वेबसाइट है उसको स्टडी करें। सही। वहाँ से ये आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। उसमें फिर ये आइडेंटिफाई करें कि वो एज़ पर देयर प्रोफाइल वो कौन सी वीज़ा कैटेगरी के लिए फ़िट आते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक क्वालिफाइड बनता है, इसके आम लोगों में क्वालिफाइड लोग, ठीक है, वो सबसे पहले ये देखे कि उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी इंग्लिश, उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल है और फिर वो ड्रॉज देख रहा है और अप्लाई कर सकता है तो वाई नॉट, ही शुड प्रोसीड विद दैट। ओके। और जो बिज़नेस ओनर्स हैं, मीन्स कि जिनकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और वो यहाँ पे अच्छा खासा बिज़नेस रन कर रहे हैं और वो वहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो वाली इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी भी सही बन सकती है। फिर दूसरा विज़िट वाले आ जाते हैं। अब विज़िट वाले वो बहुत 90% वो लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा जी विज़िट वीज़ा लग जाए और हम वहाँ पे जाके, 90% लोग भी वही हैं जो कहते हैं हमने विज़िट पे हाँ जाना जी, फिर हम वहाँ जाके देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो अगेन उनको भी यही सजेशन है कि कश्तियाँ जला देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये भी बहुत पॉइंट है। लिटरली अभी एक कल परसों ही हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स या वन ऑफ द पर्सन्स वो USA से वापस भेजा गया। इस बात पे भेजा गया क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था गुड बाय पाकिस्तान फॉर एवर। ऐसे ही है, ठीक है। अब तो देखें, अब वो गया विजिट वीज़ा पे होगा और जिसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने वापस क्यों आना है। यस जी। और बस बातें चल रही हैं, बहुत आपने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जो लोग विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और जिनका प्लान ये है कि हम वहाँ जाकर ही देखेंगे कि हमने क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो सबसे पहले अपना प्रोफाइल कैसे सेट करें? उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। वो ये कैसे कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट अपनी 6 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें इतने पैसे रखें कि जब वीज़ा ऑफिसर के पास वो स्टेटमेंट जाए तो उसको ये पता चले कि ये कनाडा ट्रैवल कर सकता है, ये कनाडा का ट्रैवल अफोर्ड कर सकता है, ये एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाके वापस आ सकता है। उसके बाद फिर उसकी जो मंथली इनकम या एनुअली इनकम है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने जा रही है। सही, जस्टिफाई कर सके। बिल्कुल। तीसरा, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसकी जितनी वो मैक्सिमम टाइज़ अपने मुल्क के साथ शो कर सकता है वो शो करवाए। उसमें डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आ सकते हैं, उसमें उसकी फैमिली आ सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई मैरिड है तो वो बताए कि मैं मैरिड हूँ, वो FRC लगाए, साथ बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगाए। वो बेसिकली ये बताए कि दैट आई हैव रीजंस टू कम बैक टू माई ओन कंट्री। अच्छा बासित, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि पिछले दिनों एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक रीज़न थी कि काफ़ी सारे लोगों ने ये शिकायत आई, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा के लिए, और जैसे ही अप्लाई किया वैसे ही उनको अगले दिन या विदिन 1 आवर उनको रिजेक्शन आ गई या रिफ्यूज़ल आ गया। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? कनाडा का तो टू बी ऑनेस्ट इस तरह का अगर कोई हुआ है तो वो बड़ा रेयर सा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह ज़रूर किया है ये। मैं इसलिए आपको कंफर्म बता दूँ, मेरे अपने कुछ जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया, उससे पहले भी शिकायत आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर ये उनके अपने साथ हुआ, हालांकि वो अदर कंट्रीज़ में जाते उनकी एक हिस्ट्री थी, ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद थी, लेकिन फिर भी विद फैमिली उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया। अगर तो उन्होंने विदिन 1 आवर उनको रिजेक्शन आ गया। 1 आवर या उसमें एक बहुत सारा एक परसेप्शन था कि क्योंकि एप्लीकेंट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि आते ही मतलब आपकी जितनी ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं उसकी तादाद को एकदम से छांटी करके तो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट को सेकंड नहीं करूँगा कि वो छांटी कर देते हैं या इस तरह का कोई, आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई ऑटोमेटिकली भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम है। रिफ्यूज देखें, विजिट वीज़ा का ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ल देने का कोई जवाज़ बनता नहीं है। ओके। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने एप्लीकेशन पकड़ी और एक सर्टन एक हकीकत है ना कि अगर एक दिन में आपके पाकिस्तान से 60-70 हज़ार एप्लीकेंट्स रोज़ की बुनियाद पर अगर कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर प्रेशर तो बनता है ना। अच्छा, वो उसमें डिसीजंस डिले ज़रूर होते हैं।
ओके ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने सर्टन चेक्स लगाए हों कि इन चेक्स के साथ अगर एप्लीकेशन आ रही है तो हाँ ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाले चेक्स इसने एप्लीकेशन में कंप्लीट नहीं किए, बाज़ वक़्त कोई चीज़ एप्लीकेशन में मिस हो जाती है या कोई चीज़ रह जाती है, तो उसको उन्होंने हो सकता है ऑटोमेटिकली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले केस में इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें ये हुआ है कि स्टूडेंट लिटरली ये हुआ है कि एक स्टूडेंट ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, उसके बायोमेट्रिक भी नहीं हुए अभी और उसको रिफ्यूज़ल आ गया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी ये ऑटो रिफ्यूज़ल ऑस्ट्रेलिया में तो जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं वो लोग बहुत तंग हैं, वो कनाडा जाने पर मजबूर हो रहे हैं अदर कंट्रीज की तरफ। इसको ये लोग कहते हैं माइग्रेशन एक्ट। इसका बड़ा सिंपल है जी, हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वी आर नॉट ग्रांटिंग यू द वीज़ा। अच्छा बासित, ये बताइएगा कि जो लोग यहाँ से जो बिल्कुल स्किल्ड नहीं है या फिर वो किसी मैनुअली स्किल्ड हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम में स्किल्ड हैं या ऐसी शोबे में स्किल्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, या किसी ऐसी जॉब करते हैं पाकिस्तान में और वो वहाँ जाना चाहते हैं और वर्क वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? दो चीज़ों के ऊपर तो उनको काम करना पड़ेगा। नंबर वन, अगर वो स्किल्ड हैं तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, टू जस्टिफाई। एज मैटर करती है, उनकी फैमिली भी, बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी फैमिलीज हैं। हाँ, एज अगेन वो पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं ना उसके ऊपर। दूसरा जो फैक्टर है वो उनका इंग्लिश लैंग्वेज का है। देखिए, इन दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमने अक्सर ये भी हमारे आता है इस तरह का कि सर इसका वर्क परमिट अरेंज हो गया एज अ प्लम्बर या एज अ इलेक्ट्रिशियन या एज अ शेफ़, ठीक है सर, आता कुछ नहीं है, इसके आइल्स का क्या करें? ठीक है। इस तरह का भी आया कि यूके वाले वर्क परमिट खरीद के बैठा हुआ है, लिटरली फ़ोन पे उसने मुझे बताया 75 लाख का वर्क परमिट उसने लिया है, जो उसको कॉस्ट आ गया है। अब उसने वीज़ा अप्लाई करना, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है एंड ही नोज नथिंग अबाउट इंग्लिश। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो लोग बताते भी नहीं। देखिए, लैंग्वेज बैरियर तो मैटर करना चाहिए भी, बिकॉज यू आर गोइंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। मींस कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ी बहुत, देखेंगे अंग्रेज़ी में भी लेवल्स हैं। मींस कि अगर आप स्किल्ड पे और एक्सप्रेस एंट्री वाला या फेडरल स्किल्ड वर्कर स्कीम के थ्रू जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आपका एटलीस्ट CLB लेवल 9 होना चाहिए, जिसमें आपको स्किल्स ट्रांसफरेबिलिटी के पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। सही। उसके बाद थोड़ा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो B2 लेवल चाहिए होता है, CEFR B2, B1 कुछ सर्टन, जिसमें A2 भी चल जाता है। ठीक है। तो वो एटलीस्ट ये कहते हैं कि जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है, ही शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट एटलीस्ट। सही। ठीक है। इसलिए ये वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली जो एक रिक्वायरमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या कनाडा पहुँचना चाहते हैं किसी भी तरह से, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या वो इतनी मैटर करती है? नहीं, वो मैटर करती है। सही। ठीक है। वो बिल्कुल मैटर करती है कि अगर आपका प्रीवियस ट्रैवल है और ट्रैवल भी उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे आपको पता है वीज़ा लेना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। आप क्या प्रेफर करेंगे कि उनको कौन कौन सी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगवाने चाहिए? देखें, अब तो खैर दुबई ने भी वीज़ाज़ देने बिल्कुल ही हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल किया है, लेकिन ये है कि पहले लोग ट्रैवल करते थे, UAE ट्रैवल कर लिया, मलेशिया। अब ये वाले जो वीज़ाज़ हैं ये मिल जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। इसमें को आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और किसी दौर में टर्की का भी आपको पता बड़े आराम से वीज़ा मिल जाता था, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। अब तो वो भी तंग करते हैं। तो अगर आजकल के दौर में अगर हम बात करें तो बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। सही। टर्की को कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। और आप UK, USA, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं। ये तो बड़े ममालिक हो गए ना, इनके लिए तो ऑलरेडी मुश्किल है। जैसे आपने बात की दुबई, मलेशिया, ऐसे छोटे छोटे ममालिक, कज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये छोटे छोटे आजकल बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। इम्पैक्ट ज़रूर आता है एप्लीकेशन पे। ओके। इन कंट्रीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इन कंट्रीज़ की बेस के ऊपर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इन कंट्रीज़ के वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन वो ये ज़रूर जस्टिफाई करता है कि इफ़ एक बंदा अगर इन कंट्रीज़ में फिर रह जाके और वो स्पेंड कर रहा है, ऑब्वियसली अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और छुट्टियां वहाँ पे गुजार के आ रहा है, एज अ टूरिस्ट वहाँ पे गया वापस आ रहा है, तो वीज़ा ऑफिसर ये ज़रूर एक्नॉलेज करता है कि इसने एज अ टूरिस्ट इन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है। अच्छा बासित, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कि कितनी देर आपको कनाडा में रहना ज़रूरी है वहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए या वहाँ का पासपोर्ट हासिल करने के लिए? अच्छा, ये भी पॉलिसीज़ टू पॉलिसीज़ वेरी करता है। मीन्स कि आई हैव सीन नंबर ऑफ़ पीपल, मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं जो
3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। देखिए, एक सिटीजनशिप है जिसको हम लोग मींस के इंडेफिनिट लीव कहते हैं, मींस कि आप परमानेंट आप यहाँ पे पीआर मींस कि आप कहते हैं कि रह सकते हैं। उसके बाद फिर सर्टेन टाइम के बाद उनको पासपोर्ट मिल जाता है। मींस कि जो मिनिमम अगर आप कहें कि एक स्टूडेंट वहाँ पे गया और उसने अपना 2 ईयर्स की डिग्री कंप्लीट की और 3 ईयर्स का PGWP किया, तो ऑटोमेटिकली वो 5 ईयर्स के बाद उसकी एक सर्टन टाइम आता है कि वो एलिजिबल हो जाता है अपने सिटीजनशिप वगैरह अप्लाई करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको जॉब ऑफर मिल जाता है और वो पीआर भी कह सकते हैं। बिल्कुल, सिटीजनशिप इज़ अ पीआर, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली वो पासपोर्ट वाली स्टेज के ऊपर चला जाता है। और इसी तरह अगर एक वर्क परमिट पे जा रहा है, वो 5 to 6 ईयर्स का उसका भी टेन्योर होता है कि वो कंप्लीट करता है और फिर बाद में वो अपना पीआर के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये सारा कुछ विजिटर वीज़ा के लिए नहीं, विजिटर वीज़ा के लिए नहीं। विजिट वीज़ा डज नॉट लीड टू पीआर अनलेस अंटिल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस करके वो अपना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करे। ओके, विजिट वीज़ा इटसेल्फ देखें कॉमन है ना, विजिट वीज़ा का मतलब ही यही है कि गो देयर, विजिट एंड कम बैक। अब विजिट के सर्टेन पर्पसेस हो सकते हैं, इसके वो बिजनेस विजिट हो सकता है, वो टूरिस्ट विजिट हो सकता है, वो सीइंग अ फैमिली और अ फ्रेंड हो सकता है, अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस हो सकता है। तो वो डिफरेंट रीजंस ज़रूर हो सकती हैं विजिट वीज़ा की, लेकिन रहेगा तो वो विजिट वीज़ा। ओके, एंड दैट इज़ अ टेम्पररी वीज़ा जिसको TRV कहते हैं। बहुत शुक्रिया बासित, आपने प्रोग्राम में जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की।